तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी एमएड सेकेंड सेमेस्टर वालों की क्लास है और ये क्लास स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन यदि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, एससीयू या फिर किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपका ये वाला पेपर है और सिलेबस अगर आपका मैच करता है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी, बेसिक फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इतना हमने पढ़ लिया है। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडियन फिलॉसफी भी आपका इसी वाले टॉपिक में कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ स्केच ऑफ इंडियन सिस्टम एंशिएंट पीरियड का, और कल हम लोग मेडिवल पीरियड का पढ़ लेंगे। इसके बाद ये यूनिट समाप्ति हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है, तो ये छोटा सा है, इसमें बहुत बड़ा चीज़ें नहीं हैं। तो ब्रीफ स्केच ऑफ इंडियन सिस्टम यानी कि भारतीय प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा, और प्राचीन भारत की क्या प्रणाली थी उसकी संक्षिप्त रूपरेखा हमको देखना है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यही है ब्रीफ स्केच ऑफ इंडियन सिस्टम, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे भारतीय प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा। और भारतीय प्रणाली तो कौन सी? भारतीय प्राचीन प्रणाली, यानी प्राचीन काल में जो भारतीय लोग थे उनके रहने का क्या जीवन शैली था, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा को पढ़ना है। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही जाता है। साथ ही आपसे पर्सनल मैं कह रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हमारी फैमिली बहुत ही कम है, तो हमारी फैमिली को यहाँ पे थोड़ा बड़ा कीजिए, ये मैं आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ। और जो भी एमएड सेकेंड सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं उनके पास इस वीडियो लेक्चर का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। तो देखिए, भारतीय प्राचीन प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा को जब हम देखते हैं, तो जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल आगे किसको कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। प्राचीन काल के अंदर आ जाता है आपका स्टोन एज, यानी कि प्रारंभिक काल, इंदुज वैलीज सिविलाइजेशन, जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये सब आ जाता है। वैदिक एज इसी में आ जाता है, महाजनपद इसी में आ जाते हैं, मौर्य काल इसी में आ जाता है, मेगालिथिस और संगम भी इसी में आ जाता है, गुप्ता काल इसी में आ जाता है, पल्लव एंड चालुक्य काल भी इसमें आ जाता है। तो जब भी हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो ये सारे पीरियड इसमें आ जाते हैं। और इन सभी पीरियड में मनुष्य किस प्रकार की एक्टिविटीज करता था, वो क्या कार्य करते थे, उनके कार्य करने का ढंग क्या होता था, डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर यानी राजनीति के क्षेत्र में क्या करते थे, व्यवसाय के क्षेत्र में क्या करते थे, ज्ञान विज्ञान गणित शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या एक्टिविटीज़ था। डिफरेंट सेक्टर मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, धर्म के क्षेत्र में क्या उनकी प्रगति थी, दर्शन साहित्य गणित विज्ञान ज्योतिष आयुर्वेद योग। शिक्षा के क्षेत्र में वे क्या एक्टिविटीज़ करते थे, उनकी क्या कुल मिला के जीवन शैली थी, उसी की एक रूपरेखा संक्षिप्त में हमें यहाँ पे देखना है, ब्रॉड वे में नहीं, संक्षिप्त में। तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। देखिए, जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो धर्म की यदि बात करें तो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म जिसको हम बोलते हैं। जैन और बौद्ध भी इसी काल में आ गए थे। अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन में वेद से स्टार्टिंग हुआ, उपनिषद, चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, ये सब दर्शन आए थे। और इन्हीं सब दर्शनों का जो प्रभाव था उसी के अनुसार लोगों का जीवन शैली भी यहाँ पे था। इसके बाद यदि गणित के क्षेत्र में हम देखेंगे तो बौद्धयान एक मैथमेटिक्स हुए थे जिन्होंने पाई की खोज की थी। आर्यभट्ट आए थे जिन्होंने पाई का इंडिविजुअल वैल्यू निकाला था 3.1416, शून्य का आविष्कार यही किए थे। आर्यभट्टिया नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें डेसिमल सिस्टम, नंबर थ्योरी, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित नॉलेज था, डेटा था। और इन्होंने स्पेस साइंस के क्षेत्र में
इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस भी दिए थे जो कि आगे जाके सच साबित हुए। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है और जो सारे ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में गणित के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए थे। ब्रह्मगुप्त भी एक मैथमेटिक्स थे जो कि मल्टीप्लिकेशन मेथड दिए थे। भास्कराचार्य इसके बाद आए जो गोलाध्याय, लीलावती जैसी रचना किताबें लिखे। जैन दर्शन से या जैन धर्म से महावीराचार्य आए जिन्होंने एलसीएम निकालने का मेथड दिया। तो प्राचीन काल में गणित के क्षेत्र में ये सभी कार्य हुए थे। फिर विज्ञान के क्षेत्र में यदि हम देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में जो कणाद, ऋषि कणाद थे जिन्होंने वैशेषिका दर्शन दिया था, इन्होंने डाल्टन से 2600 साल पहले ही एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। वराहमिहिर नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जल चक्र पे बात किया, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिष, पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत सारा खोज किया और किताबें लिखी। फिर इसके बाद नागार्जुन एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने गोल्ड प्लेटिंग टेक्नोलॉजी दी। केमिस्ट्री प्लस मेटालॉजी का इन्होंने अध्ययन किया और उसको अल्केमी बोला जाता है। इसके बाद मेडिकल साइंस के फील्ड में यदि हम बात करें तो मेडिकल साइंस दो वर्गों में विभाजित था, एक मेडिसिन यानी आयुर्वेद और एक सर्जरी। तो अत्रेय ऋषि इसमें आए, चरक आए, जीवक जैसे चिकित्सक आए और सर्जरी में सुश्रुत ने एक किताब लिखी थी सुश्रुत संहिता, जिसमें कि वो अनेक प्रकार के सर्जरी के बारे में बताए थे, प्लास्टिक सर्जरी जैसे। तो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी उस समय काम हुआ था। योग की बात कर लें मेडिटेशन के क्षेत्र में तो जो मनुष्य का लाइफ स्टाइल है, अगर मनुष्य का जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा नहीं है, वो विपरीत है, प्रतिकूल है, तो उससे भी उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, बीमारी आ जाती हैं। तो उसके समाधान के लिए योग को लाया गया और लाने वाले पतंजलि थे। तो योग के क्षेत्र में भी काम हुआ था। फिर जो मोस्ट सेक्टर है आपका या इम्पोर्टेंट सेक्टर है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कार्य हुए थे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रणाली उस समय था प्राचीन काल में, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम वैदिक काल को देखेंगे अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो। उसके बाद बौद्ध काल को देखेंगे, फिर मौर्य, फिर गुप्ता काल, और इसके बाद शिक्षा का स्ट्रक्चर वही सेम रहता है, यही हमारा बेस रहता है। तो यही हम प्रमुख पीरियड को देखेंगे। तो वैदिक काल में क्या था कि उस समय जो टीचिंग लर्निंग होता था, जो पढ़ाया जाता था, जो हमारा पाठ्यक्रम था, वे वेद और उपनिषदों की शिक्षा उस समय दी जाती थी। और जो हमारा पाठ्यक्रम होता था उसके स्रोत यानी हमारा पाठ्यक्रम कहाँ से लिया गया था, तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, धर्मसूत्र, विषय विशेषज्ञ के द्वारा लिखी गई किताबें, जैसे कोई आर्यभट्ट किताब लिख दिए, पाणिनि किताब लिख दिए, तो इस प्रकार की किताबों को भी विषय सामग्री के स्रोत के रूप में लिया जाता था। शारीरिक शिक्षा भी उस समय दी जाती थी, जैसे धनुर्विद्या बच्चों को सिखाया जाता था, योग की शिक्षा दी जाती थी। उस समय किसी के नॉलेज चेक करने का या नॉलेज बढ़ाने का एक साधन ये था कि शास्त्रार्थ होता था, आपस में दो विद्वान मिलते थे तो चर्चा कराया जाता था, जिससे नॉलेज का ट्रांजैक्शन और पता चलता था किसके पास कितना नॉलेज है। वैदिक काल में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार की एजुकेशन की व्यवस्था थी। फॉर्मल एजुकेशन गुरुकुल के अंदर प्रोवाइड किया जाता था, इनफॉर्मल घर, मंदिर, कहीं पे भी शिक्षा दे दिया जाता था। वैदिक काल में जो शिक्षा दिया जाता था वो मौखिक शिक्षा दिया जाता था, ऑरली एजुकेशन उस समय व्यवस्था की गई थी। उसमें कंठस्थ प्रणाली चलती थी, कुछ मंत्र होते थे, कुछ सूत्र होते थे, बच्चों को कंठस्थ कराया जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। जब स्टार्टिंग का जो वैदिक काल था उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, वो शास्त्रार्थ भी करती थी, चर्चा भी करती थी। कुछ महिलाएं थी जिनका नाम फेमस हुआ, विश्वामित्र, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, ये सब ज्ञानी महिला थी। उस समय गुरु शिष्य की प्रणाली चलती थी, गुरु शिष्य के अंडर में रहते थे, नहीं, शिष्य गुरु के अंडर में रहते थे और गुरु का बात मानते थे और गुरु का ही अनुसरण करते थे। जो शिष्य थे वो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग के जो लाते थे उसी से खाना पीना बनता था और आश्रम में रह के वो खाते थे। घरों से दूर रहना पड़ता था, अगर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना है तो उनको आश्रम में आकर रहना पड़ता था और आश्रम में आने के बाद शिक्षा प्रारंभ होने से पहले उनका उपनयन संस्कार भी कराया जाता था। तो ये सब प्रणाली थी प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में। वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है तो बौद्ध काल आता है। बौद्ध काल में जो शिक्षा था अब गुरुकुल के बजाय विहार में दिया जाने लगा था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र विहार हो गया था। बौद्ध काल जब चल रहा था तो उसमें विदेश के भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने भारत में आते थे, जैसे चीन, तिब्बत, कोरिया से अनेक विद्यार्थी आए और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड वे में या डीप वे में पढ़ेंगे जब बौद्ध पीरियड को, तो आपको पता चलेगा कि जो बौद्ध पीरियड था उसमें एजुकेशन काफ़ी टॉप लेवल पे था, एजुकेशन काफ़ी बेस्ट लेवल पे था। उस समय देश के
प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला आदि, और इनसे बहुत महान महान वैज्ञानिक मैथमेटिक्स पढ़ के निकले थे और विदेश से भी विद्यार्थी आते थे इसमें पढ़ने के लिए। तक्षशिला इनमें से एक ऐसा विद्यालय था जिसको यूनेस्को ने 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज का मान्यता दिया। वर्तमान में ये नॉर्थर्न वेस्टर्न पाकिस्तान में पड़ता है। इससे जीवक जो चिकित्सक थे, चाणक्य जो अर्थशास्त्री थे, यहीं से शिक्षा लेके निकले थे। नालंदा भी इसमें प्रमुख विश्वविद्यालय था जो अभी भी बिहार राजगीर में पड़ता है। प्रारंभ में बिहार में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं को शिक्षा नहीं लेने दिया जाता था, लेकिन बाद में इनको अनुमति दे दी गई थी। अगर हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो पहले पवज्जा संस्कार किया जाता था और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उनको उपसंपदा संस्कार करवाया जाता था। तो इस प्रकार के बौद्ध काल में शिक्षा की प्रणाली थी। उसके बाद यदि हम मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा में तकनीकी को इम्प्लीमेंट किया गया, व्यवसाय को इम्प्लीमेंट किया गया, आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा मिला, बहुत सारे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कार्य हुए। मौर्य काल के ही समय चरक, सुश्रुत, चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हुए और मौर्य काल में जो पाठ्यक्रम था, जो वैदिक काल और बौद्ध काल का पाठ्यक्रम था, उसी को आगे बढ़ा दिया गया। इस समय भी उपनयन संस्कार कराया जाता था, 4 वेदों की शिक्षा दी जाती थी। आयुर्वेद या चिकित्सा, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। तो ये पाठ्यक्रम था। फिर गुप्त काल आया। गुप्त काल में ओरल के साथ साथ रिटेन शिक्षा की भी व्यवस्था हो गई क्योंकि हम लोग विकास भी कर रहे थे। फाहियान इस समय गुप्त काल में आए जो कि यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए। उस समय जो भाषा प्रमुख थी वो प्राकृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी और क्षेत्रीय भाषाओं का भी धीरे धीरे विकास हो रहा था। आर्ट एंड एजुकेशन के भी क्षेत्र में उस समय कार्य हुए और शिक्षा के साथ कला को जोड़ा जाने लगा। हाँ, लेकिन उस समय एक अब जैसे जैसे हम लोग विकास कर रहे थे एक समस्या भी हमारे यहाँ उभर रही थी। वो समस्या ये थी कि अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो बड़े वर्ग थे, जो समाज के अमीर वर्ग थे, उन्हीं को शिक्षा आसानी से प्रोवाइड हो पाता था। जो गरीब लोग थे, जो समाज के निचले वर्ग थे, उनसे शिक्षा धीरे धीरे दूर हो रहा था। तो इस प्रकार से अगर हम प्राचीन काल को एक बार देखते हैं संक्षिप्त में तो हमें देख सकते हैं कि जो भारतीयों की जीवन शैली थी, उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए, डिफरेंट सेक्टर में एक्टिविटीज़ किए। धर्म के क्षेत्र में कार्य हुआ, दर्शन, साहित्य, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य हुआ। 9 प्रकार के दर्शन आए, 3 धर्म विकसित थे उस समय। फिर गणित के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य हुआ, आप देख सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में कार्य हुआ, मेडिकल साइंस, योग, शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन्हीं को मिला जुला कर जब हम देखते हैं तो ये जो प्राचीन भारतीय प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा है वो तैयार हो जाती है। और एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है। अगर इसमें आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें वैसा समझाने लायक कुछ है नहीं, तो मैंने जितना था बता दिया। कल के वीडियो लेक्चर में हम मेडिवल वाला पढ़ेंगे। मध्यकाल में भारतीयों की प्रणाली कैसी थी, मध्यकाल में भारतीयों की प्रणाली कैसी थी, शिक्षा, धर्म, दर्शन सभी के क्षेत्र में, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा कल के वीडियो लेक्चर में हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको कल के सेशन में। कल हम मध्यकाल यानी कि जब इस्लाम का आगमन हो गया था तो उसके बाद से देखेंगे कि धर्म, साहित्य, दर्शन, शिक्षा, गणित, विज्ञान के क्षेत्र में और क्या कार्य हुए थे, उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा को देख लेंगे।